कला और प्रतिभा किसी सरहद का मोहताज नहीं होती। कला चाहे किसी भी देश को अपनी जो सीमाएं उसको लांघ कर हमेशा ही दूसरे देशों में उसका आकर्षण बना रहता है। आज हम बात कर रहे हैं गोल्डन आर्ट, जो बीकानेर में उस्ता कला नाम से भी जानी जाती थी और आज गोल्डन आर्ट नाम से भी इसको लगातार या सुनहरी कलम से कह सकते हैं इसको जाना जा रहा है। आज हम एक ऐसे आदमी से मुलाकात करेंगे जो 7 समुंदर पार कह सकते हैं, मतलब श्रीलंका से भारत आया है सिर्फ इस कला को सीखने के लिए। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने जो शहर है कोलंबो उसमें टीवी पर इसको देखा, उसके बाद जैसे ही देखा इतना आकर्षित हुआ कि इसको सीखने की ललक उसके अंदर पैदा हो गई। काफी प्रयास और रिसर्च के बाद उन्हें मालूम चला कि बीकानेर में इस कला का उद्गम हुआ है और बीकानेर में इस कला को अब भी जीवित रखा जा रहा है। उन्होंने यहाँ के राम भादानी से इस कला के बारे में जानकारी ली। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि उन्हें हिंदी कम समझ आती है, ट्रांसलेटर हमारे साथ है, तो हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्हें लगा हुआ, किस तरह से वो यहाँ आई और क्या क्या उन्होंने सीखा, ये सब उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आप? इनेस्को उनाम्बुआ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका, कोलंबो से। उस्ता कला या गोल्डन आर्ट जिसको कहते हैं, इसको सीखने की ललक कैसे हुई? How you take interest in like Usta Kala? Yeah, it's a very unique art form. So it's only in Bikaner novels. So that's why I. So where you got like research like got I got it through TV. I found out, Okay. and then after that I. टीवी के माध्यम से इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी। टीवी के माध्यम से इनको वो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उस्ता कला जो है वो बीकानेर में है और इन्होंने उसके ऊपर में रिसर्च करना स्टार्ट, इनका इंटरेस्ट हुआ। बहुत सारी कलाएं हैं बट इनको लगा कि इस कला के अंदर में गोल्डन आर्ट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व है, वो दूसरी कलाओं में नहीं है, तो इसलिए इन्होंने इस कला को सेलेक्ट किया। बीकानेर आने में आपने काफी रिसर्च किया, कितनी तकलीफ हुई, कितने मेहनत की आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए? How difficult, like many difficulty you face when you come from Sri Lanka to Bikaner in India? I think the language is the biggest problem. I mean, if you can get over the language, then everything else is easier. Okay. बेसिकली जो इश्यूज इनको आ रहे थे वो लैंग्वेज को लेके ज्यादा इश्यूज हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर इंग्लिश के अलावा इनके पास में कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये चीज अगर थोड़ा उनके लिए और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता तो शायद रिसर्च में और इनके लिए इजी हो जाता। यहाँ के खान पान और वहाँ के खान पान में काफी फर्क है। जो इट्स है यहाँ के वो पूरी तरह शाकाहारी है, शायद वहाँ भी होंगे, लेकिन कितनी परेशानी हुई वहाँ के भोजन की और यहाँ के भोजन में? Like they are asking that regarding food, like Sri Lankan food is different and Indian food is different. They are like in Sri Lanka maximum people like eat non-veg also, veg also, but there is like only we are providing veg. No, that's okay. I mean, rice is the main staple, so I eat more rice and then little chapati. It's not a problem. Okay. It's because Sri Lanka is also spicy food and you also spicy, so it's not a problem. Okay. खाने में इतने इश्यूज नहीं हुए हैं क्योंकि श्रीलंका में वहाँ पर मैक्सिमम राइस को यूज करते हैं, तो इनको यहाँ पर राइस थोड़ा चाहिए होता है। और बीकानेर अगर देखें तो बहुत मतलब स्पाइसी खाने के लिए फेमस है। श्रीलंकन भी जो है स्पाइसी खाना खाते हैं, तो इनको यहाँ का जो लोकल नाश्ता हुआ या खाना हुआ वो इनके लिए कंफर्टेबल है। खाने का क्वालिटी अगर आप अच्छा रखें तो वेज और नॉन वेज में फिर वो कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। जलवायु में बहुत फर्क है, यहाँ की जलवायु वहाँ की जलवायु जो पूरी तरह जो एटमॉस्फेयर है पूरी तरह बदला हुआ है यहाँ का। तो कैसे यहाँ अपने, क्योंकि श्रीलंका एक वो है नमी का इलाका है, यहाँ पूरा शुष्क इलाका है, कितना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा? Like how you manage like weather, because like in Sri Lanka there's like humidity and there is like very dry weather. So how you manage like? You get used to it. There's nothing. Okay, he is not like आप ये बेसिकली कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं वेदर को लेके। हाँ, वहाँ पर है नमी, लेकिन ठीक है वेदर वगैरह या खाने को लेके इनको इतनी दिक्कत ही नहीं हुई। मेन इनको जो इश्यूज आ रहे हैं वो लैंग्वेज को लेके आ रहे हैं, सो ये उस पर भी अभी काम कर रहे हैं। एक उस्ता कला के साथ साथ में यहाँ पर मैं इनको देख रहा हूँ कि मारवाड़ी वर्ड्स जो हो गए वो हमारे वो यूज करना, या हिंदी भी मतलब थोड़ा बहुत ये हिंदी बोल लेते हैं, तो उनके लिए मेन इशू ये था। किस तरह लगता है जब आप श्रीलंका में बैठे हैं और भारत की बात होती है तो भारत के को लोग, वहाँ के लोग किस नजरे से देखते हैं? Like when you sit in Sri Lanka and they are like talking regarding India, okay, so how like they look to Indian peoples in Sri Lanka? It's like brothers, but I mean the politics is different, culture is different. So politics big problem sometimes little problem, but then without politics culture no problem. Okay, कल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, भाई के हिसाब से ही देखते हैं, बट हाँ वहाँ का राजनीति जो है वो एक डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है।
डिफरेंट ज्यादा इनको लगता है राजनीति को लेके, वो ज्यादा लगता है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स वो है। अब ये आर्ट से जुड़े हुए हैं तो इनको इतना वो पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, बट तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है श्रीलंकन में और इंडियन में, और ऐसा कोई वो भी नहीं है डिफरेंस। We also share the same words, you know, the Sanskrit words in singular, same words. ओके So as Hindi, the same words. So Kana is Kanoa, Bono is Bina, like that. It's the same. Okay. Like So that. like- No, not everything, but little. Yeah. ओके, थोड़ा बहुत वहाँ पर But the Hindi words that come from the 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 in Pakistan and what they like Urdu, no? yes, Yeah. उर्दू So the Urdu words are not in our language, only Sanskrit words. ओके, लाइक श्रीलंका में जहाँ पर जैसे हम पाकिस्तान या दूसरे देशों में देखें तो वहाँ पर उर्दू वर्ड यूज होते हैं, लेकिन श्रीलंका में अगर देखें तो संस्कृत वर्ड यूज होते हैं। अगर इंडिया का भी देखें संस्कृत जो है वो है, तो इनका संस्कृत जो वर्ड है बहुत सारे हिंदी के सिमिलर हैं, ऐसा नहीं है डिफरेंट है, बट हाँ वो एक लाइक हम लोग अगर But there's a lot of Urdu words. उर्दू वर्ड्स इन लाइक पाकिस्तान वगैरह में रहते हैं या यहाँ पर अगर यूज होते हैं, जैसे सिंध लैंग्वेज या खड़ी लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर वैसा नहीं है। लैंग्वेज संस्कृत वहाँ पर मैक्सिमम यूज होती है। आपने इस कला को सीखा है, कला को जीवित करने का आप में एक जुनून पैदा हुआ है, क्या आप वहाँ भी श्रीलंका में इस कला को वापस एक पौध लगाएंगे, यहाँ वहाँ भी गोल्डन आर्ट की एक गैलरी तैयार करेंगे या एक युवा पीढ़ी तैयार करेंगे? Like he asking that you learn like golden art here, so in future like when you again visit like Sri Lanka, then you are also looking that their students is ready for golden arts and all. No, yeah, so I mean, I won't use it directly, but indirectly, in an abstract way, I will use it in the art, you know. Okay, no, you are using in your art, Yeah. but you are also interested to give training to any other So students. I'm not a USTA professional, so I can't give training, but I can use it in my own art. ओके ये खुद तो उसका कला, ये बोल रहे हैं मैं इतना अभी भी वो परफेक्ट नहीं हुआ हूँ कि जो मैं वो ट्रेनिंग दे पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं उसको अपनी कला में यूज करूंगा ताकि वो आगे बढ़े उस चीज को लेकर। जिस कला को आप सीख रहे हैं उसमें बड़ी बात होती है ऊँट की खाल। जहां तक श्रीलंका का सवाल है, ऊँट वहां आसपास भी नहीं है, तो इस कला का आप वहां किस तरह यूज करेंगे? Like he is asking that this kala like which you like learn like golden art, so this like we will make on like camel skin, okay, but in Sri Lanka the Boards. camel is not available, so how you like work on this? You Like, can use objects, board, canvas, you know, things like that. Not canvas, but other objects like, you know, like frame, Okay. anything like that. you can use. वहाँ पर वो बोल रहे हैं कैमल तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो उस कला को जो है बोर्ड हो गए हैं, ठीक है, कैनवास जो हो गए, उन पे वो कला को वहाँ पे जीवित रखने का कोशिश करेंगे। राम बादानी से आपने कला सीखी है, राम बादानी से आपने ट्रैकाफी को सीखा है, कैसा लग रहा है इनसे बात करने की? Like how you like feel like when you learn from Ram Badani? So It's very, he's a very talented artist, so it's very good to. It's a very rare opportunity to learn from him. It's very good. Yeah. इनके अकॉर्डिंगली राम बादानी एक बहुत टैलेंटेड है पर्सन है, क्योंकि वो उनसे मिले हैं। बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिलता है कि इस तरीके से बैठ के सिखाने के लिए कि हम सीख पाए, है ना। बहुत बार होता है कि ट्रेनर आते हैं और उतना फॉर्मेलिटीज करते हैं, बट इनको प्रॉपर वे में सिखाया, सो इनके अकॉर्डिंगली ये बहुत कुछ अच्छा सीख पाए और आगे भविष्य में इनका कांटेक्ट रखने का कोशिश। भविष्य में कांटेक्ट करेंगे हम, जो ट्रेनर है इनके राम बादानी, उनसे बात करेंगे। गोल्डन आर्ट जिसको आपने बीकानेर में कला की पहचान दी है, आज गोल्डन आर्ट चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, राम बादानी को नाम से जानने लगे। कैसा लगता है जब विदेशी जो स्टूडेंट है वो आपसे सीखने? हमें सबसे बड़ी खुशी तो ये होती है कि जो भारतीय कला संस्कृति को जीवंत रखने का हम ये जो प्रयास कर रहे हैं, और इसी कला को सीखने के लिए अगर विदेश से जो लोग आ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े, भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि हम जैसे कलाकारों के पास अगर विदेशी कलाकार सीखने आ रहे हैं, तो ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है। क्योंकि इनके पास समय का अभाव रहता है, तो जितना समय हो पाता है हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपना कीमती समय इन आर्ट को जीवंत करने के लिए इनको दें। इससे पूर्व भी अमेरिका से भी आर्टिस्ट आए थे सीखने के लिए, तो उनको भी हमने आर्ट ट्रेनिंग दी थी। अभी ये श्रीलंका से आए हैं, इनको भी आर्ट के बारे में उनका जो पूरा प्रोसेस है उनको उनके हाथों से करवाया है। और एक दिवसीय जो कार्यक्रम है, उस पूरे कार्यक्रम के तहत इनको एक एक चीज़ के बारे में हमने इनको जानकारी दी है, जिसमें एम्बोजिंग कैसे होती है, ड्राइंग कैसे बनती है, फॉयल कैसे लगते हैं, स्याही कैसे होती है, कलरिंग कैसे होती है, ऐसे तमाम इनके 5-7 तरीके की प्रोसेस है जिनको हमने एक एक इनके हाथ के द्वारा करवा के इनको एक आर्ट वर्क इनसे पूरा कंप्लीट करवाया गया। राम बादानी अब एक बड़ा नाम बन गया है, इतना टाइम निकाल पाते हैं कि जो लोग आते हैं उनको सिखाए? हालांकि विदेशी लोग आपके पास आ रहे हैं,
क्या राम भादानी यहाँ के लोकल लड़कों को भी इस कला को आगे बढ़ाने के लिए सिखा रहे हैं? हाँ, आपका ये कहने का तो अर्थ सही कि समय का अभाव रहता है कार्य क्षेत्र के कारण, पर मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा था कि एक बार कि भी आपको जिस आर्ट को आप सीखे और इस आर्ट को आगे अगर आपको बढ़ाना है तो इसके लिए आपको एक नियत समय पर 1 घंटा कम से कम इस आर्ट को, देसी हो चाहे विदेशी हो, उन सभी कला प्रेमियों को, उन सभी कला के जगत में जानने वाले इच्छुक लोगों को इन कला के बारे में आप जानकारी देना। तो मेरे अभी शाम का एक समय 5 से 6 1 घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है, जिसमें बीकानेर के और राजस्थान के लोकल जो आर्टिस्ट है वो भी आते रहते हैं, और बाहर से जो आर्टिस्ट आते हैं उनको मैंने दोपहर का समय दे रखा है 2 से 4 तक का। तो इस टाइम वो बाहर के विदेशी जो आर्टिस्ट आते हैं वो उस टाइम सीखते हैं, और जो यहाँ के जो रेगुलर स्टूडेंट है वो भी अभी काफ़ी सीखे। अभी हमारे पास एक गणेश स्टूडेंट है, वो भी इस कला को पिछले 1.5-2 सालों से सीख रहा है और काफ़ी हद तक इसका इसमें हाथ सदा भी है। आपने अभी हमने देखा था पिछले दिनों प्रधानमंत्री बीकानेर दौरे पे आए थे और आपने उनको एक चरखा भेंट किया था। काफी चर्चित वो चित्र रहा, सभी अखबारों में, टीवी जगत में उसको बड़ा प्रशंसनीय किया गया। कैसा लगा जब आप प्रधानमंत्री से मिले और इस कला के बारे में क्या बात हुई? ये एक मेरे लिए कला के क्षेत्र में मतलब बहुत खुशी की मतलब पल था कि भी मेरे द्वारा जो बनाया गया एक सुनहरी कलम का चरखा था, जो अपने यहाँ के माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा ने हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनको ये चरखा भेंट किया था। और उस चरखे की खासियत ये थी कि उस चरखे में भारत की अखंडता की विशेष रूप से दिखाया गया था, और उसमें अनेकताओं में एकता लिया हुआ वो पूरा चरखा था। उस चरखे में भारत की संस्कृति के साथ साथ भारतीय के जो नेशनल एंथम राष्ट्र चिन्ह है उनको भी मैंने उसमें दर्शाया गया है, जिसमें भारत में राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय फूल कमल का है, राष्ट्रीय बाघ पशु है, राष्ट्रीय पेड़ बरगद का है, राष्ट्रीय फल आम है, जैसे तमाम जो राष्ट्र के चिन्ह हैं उनको मैंने दर्शाया। साथ में जो गांधी जी के 3 बंदर थे वो भी मैंने इनको दर्शाया। पीएम से मुलाकात का मौका मिला? पीएम से मुलाकात मेरी बाई फेस तो हुई थी, पर बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि उनके समय का अभाव और प्रोटोकॉल इतना टाइट था कि भी मिलना तो नहीं था, पर उन्होंने नमस्कार किया था और हमने भी उनको नमस्कार किया। मतलब आपने जो आपकी जो प्रतिमा है वो प्रतिमा आपने बनाई थी वो भजनलाल जी के थ्रू आपने पीएम साहब को भेंट करवाई? भजनलाल जी हमारे बीकानेर उनसे आने से ठीक 1 महीने पहले आए थे, तब उन्होंने हमारे आर्टवर्क का ये चरखा देखा था, तो उन्होंने बताया था कि भी अगर हमारा आगामी समय में कोई प्रोग्राम होता है तो हम इसको उपहार स्वरूप आपसे ले सकते हैं। तो मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको उचित लगे तो आप ले लें। तो फिर नेक्स्ट मंथ में जो पीएम सर का आने का प्रोग्राम हुआ, फिर उस प्रोग्राम में उन्होंने ये चरखा सेलेक्ट किया था। इसके बाद कितनी रीच पड़ गई राम भादानी की? रीच तो देखो क्या कि हम तो कला की साधना करने वाले हैं, और कला के जरिए ही लोग जैसे बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, यहाँ के जो देसी कलाकार है वो भी इस कला को सीखने के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भी कहीं न कहीं इसका फर्क पड़ा है। अगर आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास हमारा आर्ट वर्क गया है तो ये आज भारत के लिए वो धरोहर के रूप में इसको साबित हो रहा है। तो इससे इस बीकानेर की जो कला जगत में जो सुनहरी कलम पर मैं काम कर रहा हूँ उससे मेरे को खुद को भी एक एनर्जी ऐसी फील होती है, हाँ मैंने अगर कोई रास्ता चुना है तो लगभग सही रास्ते पे हम जा रहे हैं। सही रास्ते पे जा रहे थे। ये थे हमारे साथ राम भादानी जिन्होंने हमसे बात की। उन्होंने साथ ही कहा कि जिस तरह से इस कला का धीरे धीरे हम प्रसार कर रहे हैं वो अपने आप में अनोखा है। साथ ही जो पीएम मोदी को उन्होंने चरखा भेंट किया उसके बाद उनकी रीच में भी काफी इजाफा है। हालांकि बड़ा नाम है, लोग इनको जानते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर बड़ा काम करने के बाद भी जो स्टूडेंट है वो बाहर से भी इनके पास सीखने के लिए आने। एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा मैं, हालांकि भूल गया था मैं, ये जो बाहर से आ रहे हैं या यहाँ से आ रहे हैं उनसे राम भादानी शुल्क ले रहे हैं या निःशुल्क ही सेवा को दे रहे हैं? नहीं, यहाँ से विदेशी जो भी कलाकार है हम इसे निःशुल्क की सेवाएं दे रहे हैं, कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, कोई प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। जितना हमसे हो सकता है हमारी तरफ से उनका पूरा सहयोग रहता है। और बीकानेर जगत में जहाँ पर हमारे द्वारा जो आर्ट वर्क किया गया है वहाँ पर भी उन आर्टिस्टों को विजिट करवाते हैं, और जो बीकानेर की प्राचीन हवेलियाँ हैं उनका भी हम भ्रमण करवा के बताते हैं कि यहाँ की कला और संस्कृति किस स्तर पर है। किस स्तर पर है। इन्होंने बताया कि जिस तरह से जो बाहर से जो कलाकार आ रहे हैं उनको लेकर उनमें काफी उत्साह रहता है। साथ ही जिस तरह से उन्हें सहयोग किया जा सके वो सहयोग वो करते हैं, जिसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जो एक कला है बीकानेर की वो सिर्फ बीकानेर तक सीमित नहीं रहे, देश के साथ साथ विदेशों में भी इसका परचम फहराए। कैमरा पर्सन राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।